चलिए थोड़ा सा बेसिक नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, बहुत वास्ट करने का इसमें कोई जरूरत नहीं है। आइसोमेरिज्म को बहुत वास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और नोमेनक्लेचर को बहुत वास्ट करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एरिया ऑर्गेनिक में ऑलरेडी बहुत वास्ट एरिया में आता है। नोमेनक्लेचर में मेन क्या है ना, क्वेश्चन तीन तरह के होते हैं। एक स्ट्रेट कोई फॉर्मूला लिख करके उसका क्या पूछ दिया आपको, नाम। दूसरा होगा कि कोई नाम दे करके आपसे पूछ दिया फॉर्मूला। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कोई नाम लिख दिया आपको, नोमेनक्लेचर लिख दिया और उससे बाकी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ लिया गया, कितना मोल प्रेसिपिटेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। मतलब नाम से ही वो भी क्या पहले निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले से जो बाकी चीजें पूछी जाएंगी वो। ठीक है, आ जाइए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है x mln y, मान लीजिए इस तरह का टोटल नेट 3 पोजीशन अपने पास, ये कौन सा चीज हो गया, बेसिक रेडिकल आयनेशन स्फीयर। आप यूं कह लीजिए कि इसको अगर आप वाटर में आयोनाइज करें अगर आप इसको आयोनाइज करें तो 3 पार्ट में ये टूट रहा है मैक्सिमम। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि तीनों एक साथ रहे, है पॉसिबल क्या? समझ में आया? तीनों एक साथ नहीं रह सकता ना, या तो ये अकेले रहेगा न्यूट्रल है तो, अगर उस पर प्लस चार्ज है तो माइनस वाले के साथ रहेगा, उस पर माइनस है तो प्लस ही रहेगा। तीनों तो नहीं रह सकता ना, लेकिन एक हम 3 पॉसिबिलिटी वाली चीजों पे लिखे। सेकंड हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स स्फीयर, और थर्ड जो होगा वो भी क्या हो गया हमारा आयोनेशन स्फीयर, उसको भी बोलते हो। लेकिन ये वाली चीजें क्या कहलाएगी, एसिड रेडिकल। देखिए अब क्या है कहानी, इन तीनों का नेमिंग एकदम सीक्वेंस में होगा। नेमिंग जो होगा इनका पहला पॉइंट क्या है, नेमिंग इन सीक्वेंस। इसका मतलब स्टेप 1 में इसी का नाम होगा, स्टेप 2 में इसका नाम होगा और स्टेप 3 में इसका नाम। अगर ये नहीं है तो शुरुआत यहां से की जाएगी, अगर वो है तो शुरुआत वहां से की जाएगी। जब भी शुरू किया जाएगा तो लाइक अ सेंटेंस होगा, ये समझ रहे ना, नेमिंग इन सीक्वेंस लाइक अ सेंटेंस। एक सेंटेंस की तरह आप यूज करेंगे जिसका कौन सा चीज कैपिटल लिखा जाएगा, फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड शुड बी इन कैपिटल लेटर। ठीक, बाकी उसके बाद जितने आएंगे सारे के सारे, हालांकि इस बात का ख्याल लोग बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन एकदम सही अगर बोला जाए तो ये होगा, राम इज गोइंग, आर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। ठीक है, तो एकदम सेंटेंस की तरह यूज करेंगे। अब पहला अगर नहीं है तो दूसरा जहां से शुरू होगा फिर वहीं से कैपिटल शुरू होगा। अगला पॉइंट, एक खास बात देखिए, इन दोनों के नाम के बीच में आपको स्पेस लेना है, इन दोनों के नाम के बीच में और फिर इन दोनों के नाम के बीच में स्पेस लेना है, यही 2 जगह पर स्पेस लेना है। ये क्या है, स्पेसिंग। बाकी आपको इस पूरे के दौरान कोई भी स्पेस इस्तेमाल, लेकिन इसको भी लोग फॉलो नहीं करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, स्पेस चीज को भी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता। तो 2 चीजें फॉलो बहुत ज्यादा नहीं भी करेगा तब भी आपका कई बार ऑप्शन आएगा और आपको टिक करना पड़ेगा। पहला क्या, कैपिटल स्मॉल वाला, और दूसरा क्या, स्पेसिंग वाला। ये 2 चीजें गड़बड़ी दे अगर कर भी दिए आप तो वो पाप आपका चल जाएगा। लेकिन तरीके से ये नाम कितना भी लंबा क्यों ना हो, कौन वाला, कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नाम, समझ गए, उस बीच में कहीं कितना भी लंबा क्यों ना हो, ये नहीं कि दया आ जाए पढ़ने में समझ में नहीं आएगा लोगों को,
तो बीच में स्पेस डाल दिया, ऐसा नहीं करना, कोई स्पेस नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए स्टेप 1, 3 स्टेप होगा, तो स्टेप 1 किसका होगा, नेमिंग ऑफ बेसिक रेडिकल। एकदम सिंपल नाम लिखेंगे आप, बिना कोई न्यूमेरल वैल्यू के, राइट इट सिंपली विदाउट एनी न्यूमेरल वैल्यू, बिना किसी न्यूमेरल वैल्यू के सिंपल नाम लिखना आप। क्लियर हो गया? मतलब उसकी संख्या को दिखाना नहीं है। अच्छे से आया समझ में? देखिए जैसे एग्जांपल लिखा है K4 FeCN होल 6, क्या लिखेंगे, शुरू करेंगे, टेट्रा नहीं, अब बाकी आगे जो भी हो, समझ रहे हैं ना। जैसे Fe4 FeCN होल 6 होल 3, क्या लिखाएगा, आयरन। लेकिन आयरन के केस में एक कहानी है कि वो फेरस और फेरिक दो चीजें हो सकती है, इसीलिए इस बार सिर्फ आयरन न लिख करके क्या लिखना चाहिए हमें, आयरन 3। यहां वाला आयरन पकड़ में आ रहा है कि 3 है, इसलिए आयरन 3, फिर आगे कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, इसलिए हमने बोला राइट इट सिंपली। क्या नहीं यूज करना है इसका, फेरिक, ये सब वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, एकदम सिंपल नाम इस्तेमाल करना होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका कैलियम यूज कर लिए, ऊपर वाले का सोडियम का सोडियम यूज करेंगे, नाइट्रियम यूज नहीं करेंगे, तो सिंपल नाम यूज करना, ठीक है। चलिए जैसे Cu2 FeCN होल 6, तो क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर। अब देखिए दिमाग लगाइए, ये आयरन अंदर वाला +2 में है कि +3 में, दोनों चेक करें। अगर मान लो +3 हुआ तो यहां 3 आना चाहिए, तो वहां 3 जाना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब है यहां पर क्या है, +2 है। तो जब यहां पर +2 है तो ये 4 माइनस हुआ, तो इसका मतलब कॉपर पे कितना प्लस हुआ, 2 प्लस, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो सकता है, कॉपर 2। समझ गए? वैसे ये कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है, हाँ चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। ये थे सॉल्यूशन में SPM के मटेरियल, क्या बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं। तो हम लोग को आप यही ना बताए है, तो आपके पास खजाना खोलते ही नहीं, खाली रखे रहते। चलो आप देखो, तो ठीक है, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। आ जाओ दूसरे स्टेप पे, स्टेप 2। किसकी नेमिंग, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर में अब दो चीजें होंगी, MLM प्लस माइनस न्यूट्रल कुछ भी, तो इसमें दो पार्ट होगा। पार्ट 1 नेमिंग ऑफ लिगेंड, पहले किसका नाम आएगा, ठीक है, फॉलोड बाय, कौन इसको फॉलो करेगा, पार्ट 2। पार्ट 2 में किसकी नेमिंग होगी, नेमिंग ऑफ मेटल। चलिए अब नेमिंग ऑफ किस पे चला जाए, लिगेंड्स पे। कैसे होगी इसकी नेमिंग, पॉइंट वाइज आइए। सबसे पहला शुरू किया जाएगा न्यूमेरल वैल्यू से, स्टार्टिंग विथ न्यूमेरल वैल्यू। न्यूमेरल वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स, यही ना,
कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं रहे, नंबर ऑफ लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर तो अलग चीज हुआ ना, En होल 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 थोड़ी ना, नंबर ऑफ लिगेंड 3। तो आप स्टार्टिंग विथ न्यूमेरल वैल्यूज, तो आप क्या ट्राई करेंगे, डाई ट्राई मोनोबिट लिखोगे क्या, नहीं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वगैरह इस तरह से हेक्सा, किसके लिए, फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड। किसके लिए, ध्यान से। अब आप वही 2 के लिए 20 यूज करेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में फिर नाम लिखेंगे 20 के बाद, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, ट्रेस, फिर ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट यूज करना एकदम क्या है, मस्ट है। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो फिर गलत होगा। ब्रैकेट के बीच और उसके बीच कोई स्पेस नहीं लेना है, लेकिन अगर कोई गलती से ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर दिया जाएगा। ट्रिस के बाद टेट्राकिस, लेकिन टेट्राकिस में डबल एस नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। और दूसरी बात है टेट्राकिस यूज भी नहीं होगा, 2 के बाद ही चप्पल पड़ने लगेगा। मतलब समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर समझो ना, अगर टेट्राकिस यूज के मिनिमम बाइडेंटेट लिगेंड भी है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, 8 हो गया ना रे, उतना तो कॉम्प्लेक्स आएगा नहीं, जल्दी यूज होगा नहीं। एक कॉम्प्लेक्स अगर 8 कोऑर्डिनेशन नंबर में यूज करते भी हो, कौन सा, K3CrO8, तो वो मोनोडेंटेट है, तो वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्टा ऑक्सो में लिखना पड़ेगा, इसीलिए वो कुछ यूज नहीं होगा, ट्रिस तक ही आपको इस्तेमाल होगा। चलिए डॉट डॉट, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। तो क्या बोले लोग, डायट्राइट किसके लिए इस्तेमाल करते हो, और बिस ट्रिस किसके लिए ना, बाइडेंटेट के लिए हम कब बोले, फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स किसको बोलते हो, हाँ? L ग्रेटर देन 2 पर नहीं, L ग्रेटर देन 2, उसको पॉलीडेंटेट बोले थे, तो उसके लिए ये लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अब अगर किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी अगर वो है मोनोडेंटेट, अगर कोई लिगेंड क्या है, अगर कोई लिगेंड है मोनोडेंटेट, लेकिन उसके नाम में ऑलरेडी अगर लगा हुआ है डाई ट्राई, उसके नोमेनक्लेचर का पार्ट है, तो वैसे लिगेंड की संख्या को दिखाने के लिए आपको बिस ट्रिस यूज करना पड़ेगा। क्या बोले, पहले लिगेंड कैसा होगा, मोनोडेंटेट, लेकिन क्या बोले, उसके नाम में ऑलरेडी बिस डाई ट्राई लगा हुआ होगा, समझ रहे हो ना। तो अगर वो मोनोडेंटेट है तो आपको तो डाई ट्राई से लिखना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी नाम में डाई ट्राई लगा हुआ है तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, 2 बार डाई 2 बार ट्राई, नहीं समझे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए उसका भी नोमेनक्लेचर क्या ले लिया गया, नेमिंग बिस ट्रिस। तो लेफ्ट साइड लिखे कि राइट साइड, बिस ट्रिस राइट है कि लेफ्ट है, उससे क्या मतलब है, तुम क्या लिख रहे हो यहाँ पर, बिस ट्रिस ही ना यूज कर रहे हो, तो इस तरफ ना लिखोगे, तो क्या लिखोगे, प्लस बिस ट्रिस, और किसके लिए, फॉर लिगेंड्स ऑलरेडी हैविंग क्या, डाई ट्राई टेट्रा like suffixes as the part of their names। ठीक है, वैसे लिगेंड्स जिनके पास ऑलरेडी है डाई ट्राई टेट्रा, जैसे सफिक्स किस रूप में, सफिक्स प्रीफिक्स दोनों कह सकते हैं, किस रूप में, उसके नाम का ही वो क्या है, हिस्सा है, तो उसके लिए भी हम लोग बिस ट्रिस ही यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला, जितने भी पाई डेंटेट लिगेंड है, पाई डेंटेट कह रहे हैं, पाई डोनर लिगेंड्स, पाई लिगेंड्स जिसको आप बोलते हैं,
उसके लिए भी बेस ट्रेस यूज होगा। पाई लिगेंड या पाई लिगेंड्स, पाई एसिड लिगेंड, एक्सेप्टर नहीं बोले, पाई लिगेंड, पाई लिगेंड्स। पाई लिगेंड्स किसको बोलते हैं? एक्सेप्ट जो पाई दे और पाई ले, उसके लिए भी ऑलरेडी क्या होगा? बेस ट्रेस ही यूज होगा। जैसे बेंजीन, जैसे एलाइड, हाँ, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ठीक है, तो आप यहां पर एक पॉइंट और क्या लिख रहे हैं? पाई लिगेंड्स। क्लियर हो गया? आ जाइए अब जैसे एग्जांपल में फिर पकड़ते हैं। मान लीजिए लिखना है FeCN। अच्छा रुक जाइए, ये तो पहला स्टेप था ना, क्या था? स्टार्टिंग विथ न्यूमेरल वैल्यूज। अब न्यूमेरल वैल्यूज के बाद अगला पॉइंट ओ सफिक्स यूज करना है। ये पहले ही कर चुके हो, किसके लिए? नेगेटिव लिगेंड। EM सफिक्स इस्तेमाल करना है, किसके लिए? पॉजिटिव लिगेंड के लिए। नो एनी सफिक्स, नो एनी सफिक्स फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो कोई सफिक्स नहीं। और एक बार फिर से आइल सफिक्स लगेगा, नहीं, आइल सफिक्स, हाँ, नेगेटिव पाई लिगेंड्स के। आइल लगाना है किसके लिए? फॉर नेगेटिव पाई लिगेंड्स। पाई लिगेंड्स आप समझ रहे ना, जो पाई दे और पाई ले, उसमें भी नेगेटिव वाला पाई, न्यूट्रल वाला पाई नहीं, बेंजीन नहीं, C5H5 माइनस, साइक्लोपेंटाडाइन जो होता है। तो इसीलिए साइक्लोपेंटाडाइन का नाम क्या पड़ गया था? साइक्लोपेंटाडाइनाइल पड़ गया था। याद आया? जैसे एग्जांपल में देख लें आप, नेगेटिव लिगेंड के लिए O, CN माइनस के लिए साइनिडो, न्यूट्रल के लिए कुछ नहीं, NO के लिए नाइट्रोसाइल, पॉजिटिव के लिए EM, NO प्लस के लिए नाइट्रोसाइलियम, सही है ना, EM। और नेगेटिव पाई के लिए C5H5 माइनस के लिए साइक्लोपेंटाडाइन था, तो क्या हो गया? डाइनाइल। समझ गए अच्छे से? बाकी लिगेंड्स के नेमिंग में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। नॉर्मल नेम, न्यूट्रल लिगेंड्स या में कोई भी न्यूट्रल है, पाई है कि नॉर्मल है, कोई भी उसका नॉर्मल लिगेंड। बेंजीन को बेंजीन, बेंजीन को बेंजीन। चलो आगे। बाइडेंटेट में रिपीट करेगा मतलब? हाँ, तो 3 के लिए ट्रिस लिखोगे, EN का पूरा नाम लिखोगे, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन है ना, इथिलीन डायमीन है ना। अगले एग्जांपल तो कर ही रहे हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये है आपका FeCN होल 6 पर 4 माइनस, तो क्या लिखोगे? हेक्सा स्पेस नहीं, साइनिडो, सही है। अगर है CrEN होल 3, कहां से होगा? ट्रेस। क्यों ट्रेस? उसमें ऑलरेडी डाई लगा हुआ, ट्रेस ब्रैकेट में इथिलीन। अब बोलो यहां पर स्पेस होगा या नहीं? दो बातें जवाब दीजिए। पहला ये जवाब दीजिए हमको कि यहां स्पेस होगा या नहीं। दूसरा ये जवाब दीजिए कि यहां सिंगल M होगा या डबल M। बोलिए। सिंगल M ना, डबल M नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमोनिया NH3 को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो ग्रुप का नाम है। और दूसरा स्पेस होगा, क्यों होगा? वो उसका नाम है। बिल्कुल, जिसका जो नाम है वो अपना नाम तो होगा ही ना। अपना नाम जो होगा वो तो यूज नहीं होगा, एज इट इज यूज होगा।
तो इथिलीन डायमीन जब नॉर्मल आप कभी लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्पेस यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, इसलिए इसमें स्पेस यूज होगा कि नहीं होगा, वहां पे होगा। क्लियर हो गया अच्छे से? अगला आइए, CO C2O4 होल 3 ट्रिपल माइनस। देखिए लिगेंड इसका भी L इक्वल्स टू 2 है, लिगेंड इसका भी L इक्वल्स टू 2 है, लेकिन इसके नाम में, लिगेंड के नाम में कहीं डाई ट्राई नहीं है, ऑक्सैलेटो। इसीलिए क्या करेंगे, डाई लगाएंगे, होल 3 है, ट्राई लगाएंगे या ट्रिस लगाएंगे? क्या ट्रिस ऑक्सैलेटो होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सैलेटो। बिल्कुल, सॉरी हम वहां शायद मोनोडेंटेट लिख दिए, सॉरी। ये किसके लिए है, पॉली के लिए, ये फॉर मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट दोनों लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। ठीक है, फॉर मोनो एंड दोनों के लिए। जैसे एग्जांपल में कौन आ गया, ठीक है, जैसे फिर एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हमने दिया CO3 का होल 3, सही है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए तो आप ही बताइए ना, यहां पर कार्बोनेट कैसा बिहेव किया है, बाइडेंटेट की तरह। तो इसका मतलब इसके नाम को शुरू कहां से करना पड़ेगा, कहां से, ट्राई से कि ट्रिस से? कार्बोनेटो, कहीं डाई ट्राई नहीं लगा हुआ, इसलिए क्या यूज करेंगे, ट्राई कार्बोनेटो। सी है, कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमने लिखा COPN होल 3, PN होल 3, तो PN याद है आपको क्या था, प्रोपेन 1,3 डाइमिन, प्रोपेन 1,3 डाइमिन। याद आया? तो इसका नाम है चूंकि प्रोपेन 1,3 डायमीन, इसलिए ऑलरेडी इसके नाम में क्या लगा हुआ, तो यहां पर कहां से शुरू होगा, ट्राई से कि ट्रिस से, ट्रिस, और ब्रैकेट में प्रोपेन। रे कुकर की तरह सीटी मारना बंद करेगा कि आगे गैस निकाल दे, प्रोपेन 1,3 डायमीन। इथिलीन डायमीन का भी नाम लिखा रहता है, इथेन 1,2 डायमीन। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इथिलीन डायमीन को आप क्या लिख सकते हैं, वो देखिए अब यही चीज बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक वाली आजादी है या आईयूपीएसी एकदम स्ट्रिक्टली आईयूपीएसी नहीं, इथिलीन डायमीन इनऑर्गेनिक में एक्सेप्टेड है। ये भी आई। हाँ, अब जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डायमीन, तो ये नोमेनक्लेचर क्या है, एक्सेप्टेड है या नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेड, दोनों एक्सेप्टेड, ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट इसमें ऐड करें, अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल लिया जाएगा, इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड्स alphabetical order is preferred. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप डाई ट्राई को कंसीडर करेंगे कि नहीं, अगर वो लिगेंड का नाम का हिस्सा है तो करेंगे, अगर वो लिगेंड के नाम का हिस्सा नहीं है तो नहीं करेंगे। न्यूमेरल वैल्यूज के लिए जो लेते हैं हम लोग डाई ट्राई, तब नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई डाई ट्राई ऑलरेडी लिगेंड के नाम का हिस्सा है तो हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो
बेस ट्रेस कभी भी यूज नहीं होगा किस चीज के लिए? नेमिंग ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने के लिए। नहीं, बिल्कुल बेस ट्रेस यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं। कहाँ आया? तब लेंगे, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको भी कंसीडर किया जाएगा, डायरेक्ट ट्राई आइए। चलिए आइए, जैसे एग्जांपल हमने लिखा CrEn NH3 होल 2 Cl2, 3 लिगेंड है। ध्यान से देखें कहां से शुरू होगा नाम, इथिलीन डायमीन एमीन क्लोरो, तो EAC पहले, उसके बाद तो क्या नाम होगा बताइए? डाई क्लोरो, सॉरी डी कैपिटल, डाई एमीन डबल M, उसके बाद सटा के डाई क्लोरो, उसके बाद इथिलीन डायमीन। क्या इथिलीन डायमीन से पहले 20 लगेगा? नहीं लगेगा, तो क्या लिखोगे? इथिलीन डाई एमीन, सिंगल M ना, उसके बाद आगे जो भी होगा, अभी मेटल का नहीं पढ़े तो अगर इन होल 2 रहता तो पहले यहां क्या लिखते? क्लोरो के बाद बेस, और 20 लिखने के बाद ब्रैकेट में लिगेंड का नाम, यही ना? कहां पे? यहां पे तो ले सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलो एक से ज्यादा लिगेंड के केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लेते हैं। इसके बाद स्टेप 2 कंप्लीट हुआ, पाई लिगेंड्स में ईटा लगा देते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद स्टेप 3 क्या आएगा? नेमिंग ऑफ किसका? सेंट्रल मेटल, नहीं स्टेप 3 नहीं है, पार्ट 2, पार्ट 2 है ना, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल में का नाम लिखने के समय में आपको 2 चीजें चेक करनी है, उस पर चार्ज है या नहीं। अगर स्फेयर पर, समझ रहे हो ना, अगर स्फेयर पर चार्ज नहीं है या स्फेयर पर चार्ज पॉजिटिव है, तो उस केस में मेटल आयन का नाम सिंपल लिखेंगे, सिंपल नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे, स्टॉक नोटेशन रोमन लेटर, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल सिंपली, followed by its oxidation state in stock notation। अंडर पैरेंथेसिस लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे मेटल आयन कॉम्प्लेक्स स्फेयर पर कौन सा चार्ज रहा? नेगेटिव, ब्रैकेट। तो अगर हमारा नेगेटिव चार्ज रहा तो इस केस में क्या हो जाएगा? 8 सफिक्स is properly used along with, properly एक वर्ड है, along with the name of central metal, एक बार फिर से, followed by its oxidation state in stock notation, ठीक है। हो गया? क्यों हंस रहे? अच्छा सुनो, इसका एडमिशन न कुछ दिन के लिए कृष्णा निकेतन में करवा, ठीक हो जाएगा बेचारा।
इसीलिए बोले ना सही जगह पे जाओ, तुम गलत जगह पे हो। 2-4 दिन। अच्छा, हम ही बिगाड़ देंगे। हाँ वही कह रहा है हम ही बिगाड़ देंगे। सुन रहे हो ना? लेमन जूस समझते हो बेटा? समझते हो? 1 रुपए में बेटा तुमको बेच के वो लोग वो खा लेगी। और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा सौदा हो गया, वो भी 1 रुपया के चक्कर में। बहुत लोग हैं, होटल वाले प्लेट धुलवाने के लिए ले जाएंगे। बहुत लोग हैं। दुनिया में अपने आप को जितने लोग तुर्रम खान समझते हैं ना, उनको आइडिया ही नहीं है कि दुनिया में उससे भी बड़े बड़े एक पर एक। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो, ये वाले पार्ट में भी और ये वाले पार्ट में भी, दोनों में थोड़ा एग्जाम्पल किया जाए। ध्यान से देख, अगर लिया जाए बेटा FeCN होल 6 4 - अच्छा चलो वैसे छोड़, ऐसे लो। 2 केस लिखे ना रे, ये और ये। हम यहां पर दे रहे हैं मेटल, और तुम दोनों में नाम बोलोगे। समझ गए अच्छे से? तैयार हो? मान लो लिया हमने Fe, बोलो अगर न्यूट्रल है क्या लिखोगे? आयरन, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर क्या लिखोगे? फेरेट। उसी स्फीयर पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या लिखोगे? फेरेट। आयरनेट सुनने में अच्छा लग रहा है, इसलिए प्रॉपरली बोले थे, आयरनेट नहीं। प्रॉपरली का मतलब सुनने में अच्छा लगे, ऐसा काम करना। देखो इनऑर्गेनिक में कितनी आजादी है। जैसे मान लो कि लिखना है Ag, यहां इधर Ag इधर OG, सिल्वर यहां, हाँ सिल्वरेट। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है सिल्वरेट नहीं ना, तब क्या लिखोगे? अर्जेंटेट। नहीं बेटा, अर्जेंटम कैसे, 8 लगाना है ना रे? नहीं, उसको एकदम सिंपल नाम लिखना, सीधा, जो कॉलिंग नेम है। इसलिए हमने लिखा था कि राइट इट सिंपली, जैसे बेसिक रेडिकल को पुकारते हो सिंपल नेम से। HG। बोलो क्या लिखोगे? मर्क्यूरी लिखोगे ना, आराम से। अब इधर 8 लगाओगे, सोचो प्रॉपरली, मर्क्यूरेट की हाइड्रागैरेट। ऐसे नहीं सोचना, जो सुनने में अच्छा लगे। मर्क्यूरेट तो कितना प्यारा लगता है, मर्क्यूरेट। ऐसे बोल के देखो, हाइड्रागैरेट लग रहा गलिया रहा कोई, एकदम सुंदर लगना चाहिए, मर्क्यूरेट। और लिटरली ये लड़ाई है, ये नाम की ये लड़ाई है। आप में वही होता है, बस मर्क्यूरेट लिखा जाना है। हाँ, बहुत सारे में मैक्सिमम में क्या होता है, कॉमन ये वाला नेम क्या बोलते हो, लैटिन नेम। लैटिन नेम में 8 लगता है, लेकिन मर्क्यूरी के लैटिन नेम में 8 नहीं लगता। कहीं भी नहीं लगता हाँ है। नहीं। चलिए जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिया AU, गोल्ड, सिंपल नेम में गोल्ड, गोल्डेट अच्छा नहीं लग रहा, और अच्छा मान लो लिखा हमने टंगस्टन, W, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टंगस्टन। यहाँ क्या लिखोगे? वोल्फ्रेट। देखो कितना प्यारा लग रहा है, वोल्फ्रेट। डरावने को मस्त लग रहा है। हाँ हाँ, जैसे देखो मान लो लिखा हमने PB, लेड, प्लम्बेट। मतलब ये घर में मम्मी जैसे बुलाती है, स्कूल में सर्टिफिकेट नेम जो बुलाया जाता है वही सिंपल सा, प्लम्बेट। लेडेट अच्छा लगेगा थोड़ी ना, एकदम लिटरली वही कॉम्बिनेशन ही है। जैसे Fe हो गया, जैसे मान लो कि कॉपर, Cu, कॉपर, वहां क्या लिखोगे? क्यूपरेट।
सिंगल पी भी चलेगा। हाँ बताओ कैसे लिखोगे? अजीब लग, बताओ क्या लिखो, नहीं दिमाग लगाओ। एंटीमनी इधर, उधर एंटीमोनेट लिखोगे, एस्टिबिडेट, एंटीमोनेट। कितना तो प्यारा लग रहा है, एंटीमोनेट, कितना अच्छा लग रहा है। एसन, पेन, स्पैनेट। नोमेनक्लेचर तो देखो हम लोग कैसे कॉमन नेम से नाम पुकारते हैं, तो उसमें क्या करता है, नाम थोड़ी ना पुकारते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है वो नाम पुकारते हैं। जैसे किसी का नाम लो, विवेक, विवेक थोड़ी पुकारते हैं, विवेक हुआ। सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं ना, कुछ भी नाम लो, आशीष ना, पहले आह में से एक आ हटता है, एक लाठी, आशीष हुआ, तो वो भी करना पड़ेगा। कुछ नहीं, देखो जैसे पूजा, मान लो पूजा, तो उसको क्या करना होता, पूजिया, पहले एक हटाया, उसमें ई लगाया, तब या लगाया। सबका नाम, सबके नाम में वैसा होता है, तुम कर सकते हो जैसे, जैसे तो कुछ नाम को चेंज चेंज करना पड़ेगा। मान लो जिया, क्या SCN, कौन है SCN? कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें तुम कुछ लगा ही नहीं सकते हो, उसमें लगाने पर तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, कुछ नहीं लगा सकते। तो ये समझ गए, सिंपल। लगा के देखो तो, तुम्हारा नाम बोलो, क्या बोली थी, हो गया। नहीं नहीं, उसके साथ तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, तुम चेंज करके देखो, फिर उसके बाद सांस लेने लायक नहीं बचोगे। स्टैंडेट, टाइटेनेट, वैनेडेट, क्रोमेट, मैग्नेट, फेरेट, कोबाल्टेट, निकेलेट, क्यूपरेट, जिंकेट। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स यही 2-3 था, वो हम कर दिए। एक थोड़ा मर्क्यूरी वाला कॉम्प्लेक्स है, सिल्वर वाले में लिखी थी, आयरन वाले में, बस यही 2-4-5, कुछ खास वैसा नहीं, बाकी सब नॉर्मल है। अब कुछ भी एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट लगेगा, एल्कली मेटल वाले में 8 वाला केस जाएगा ही नहीं, इसलिए आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा भी तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो वैसा कुछ है ही नहीं, बाकी कहीं पे आपको दिक्कत नहीं। प्लैटिनेट खूब आएगा, पैलेडियम में पैलेडेट, पैलेडेट, निकल में निकलेट, बाकी सब में आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऑस्मियम में ऑस्मेट हो जाएगा ना, इरिडेट, कोबल्टेट, इस तरह से हो जाएगा। रोडियम वाले में रोडेट, सिंपल है, कुछ नहीं। क्लियर हो गया? चलो अभी लास्ट में स्टेप 3 आएगा। बोलो स्टेप 3 में क्या करोगे? हाँ, एसिड रेडिकल का ना नहीं आएगा सिलेबस में, नेमिंग ऑफ एसिड रेडिकल्स। इसको भी क्या करना है, सिंपली लिखना है विदाउट एनी न्यूमेरल वैल्यू, राइट इट सिंपली विदाउट एनी न्यूमेरल वैल्यू। ब्रिजिंग लिगैंड वाले में नाम नहीं आएगा छोटू, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अगर वैसा रहे तो म्यू लगा के लिखा जाता, म्यू लगा के सेपरेट किया जाता, ठीक है। म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू एमिडो, और कुछ नहीं, नहीं बस म्यू लगा करके कर। उसको लिखने का 7-8 तरीका होता है, बहुत तरीका है उसको प्रेजेंट करने। तो उसमें समझ में आ गया। तो वो जब भी ऐसा चीज रहेगा, आपको एग्जाम में नहीं आएगा, हम लोग कॉमन क्वेश्चन में हम लोग ही टेस्ट में देते हैं, तो आपको वो वहीं पर पढ़ के पता चल जाएगा। बस एक तरीका छोटा सा ध्यान रखिए, म्यू, म्यू लगा करके डैश दे करके, हाँ ब्रिजिंग लिगैंड का नाम लिख देते। हो गया, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स किए जाए, तैयार है? पहला,
K4FeCN होल 6। अब जो मन में है दे दो यहाँ पे। देखो टेट्रा नहीं ना, P कैपिटल हेक्सा साइनिडो फेरेट ना, फेरेट 2। अच्छा गौर किए आप, यहाँ पर स्पेस मिला, बाकी इसमें कहीं भी स्पेस नहीं लिया गया। P कैपिटल है और H स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। और पोटेशियम में टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा गया। अगला दूसरा, अगर हमने लिया LiAlH4, लिथियम, हाँ एक पॉइंट और, ये आपने किया साइनिडो, साइनो भी कर सकते थे, लेकिन अपडेटेड नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी के हिसाब से साइनिडो ज्यादा प्रेफरेबल है रेदर देन साइनो। क्लोरो से ज्यादा प्रेफरेबल कौन है? क्लोरिडो। तो बोलिए लिथियम H- को क्या बोलोगे? हाइड्रिडो। तो लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया ना, एल्यूमिनेट 3। जिसका फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हटाया भी जा सकता। हाँ कितना हाइड्राइड? मतलब एक हाइड्राइड दे सकता है, चारों हाइड्राइड दे सकता चारों। है? चारों दे यहाँ Al3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जैसे Cr En होल 2 H2O होल 2, बोलिए क्या लिखेंगे आप? इथिलीन और एक्वा। तो पहले एक्वा, डी से ना, डाई एक्वा बेस इथिलीन डायमीन क्रोमियम, स्पेस हटा के, लेकिन लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम 0, 0 की 3, अच्छा 0, यहाँ पर 3+ लगा दीजिए, तो वहां पे 3 कर दें हम लोग फिर। तो अब आप आराम से लिख लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है HAuCl4, ये एसिड हो गया ना, तो एसिड का नेमिंग थोड़ा अलग तरीके का होता है, क्योंकि एसिड या तो इक लिखेंगे या अस, समझ में आ रहा है ना। तो एसिड की नेमिंग में एक खास बात होती है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लीजिए। 3 से क्या होगा? इक। तो देखो क्या हाइड्रोजन नहीं आएगा नोमेनक्लेचर, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के कारण ही वो क्या बन रहा है? एसिड। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? टेट्रा क्लोरो क्लोरिडो, उसके बाद ऑरिक, ऑरिक 3 एसिड। समझ में आया? 8 वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से वो एसिड क्लियर हो जाता। तो ऑरिक 3 एसिड इस तरह से करके उसमें चले जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा FeC5H5 होल 2, बोलिए 2 के लिए। अब साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो 20 लगाएंगे, 20, रुक जाइए, ईटा देना पड़ेगा ना, ईटा 5, ईटा देना पड़ेगा ना पाई दिखाने के लिए। अब क्या लिखा जाएगा अंदर? साइक्लोपेंटाडाइनाइल बंद। उसके बाद आयरन की, फेरम की क्या? फेरेट 0 चार्ज है ना, 2 - 2+, तो क्या लिखाएगा? आयरन। और कितना बाहर में? 2। क्लियर हो गया? बोर्ड एग्जाम आपसे पूछता है सिंपल सिंपल NiCO होल 4, क्या हो जाएगा बोलिए? टेट्रा कार्बोनिल निकल की निकलेट, निकल कितना? 0। बिल्कुल। मान लीजिए एग्जांपल में हमने लिख दिया K2HgI4, बोलिए
पोटेशियम, अगला टेट्रा आयोडीडो, आगे मर्क्यूरी, तो 8 लगेगा ना, तो मर्क्यूरेट 2 ना, सिंपल है, इजी हो गया सारा। मान लीजिए हमने लिख दिया ये CONH3 होल 5 ONOSO4, ध्यान से ONO है तो क्या है, नाइट्रो है या नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो, तो N से शुरू हुआ और वो A से, तो कहां से स्टार्ट किया जाएगा दोस्त, पेंटा एमीन, डबल एम ना, उसके बाद नाइट्राइटो, नाइट्राइटो का कौन डोनर साइट है, O, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 तरीके से, एक सिर्फ नाइट्राइटो और एक O नाइट्राइटो। क्या N O नाइट्रो लिख सकते हैं क्या, नहीं, इसमें उल्टा था अगर आपको याद हो तो, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, O नाइट्राइटो, O नाइट्राइटो। अब कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्ट प्लस चार्ज आएगा ना, बाहर माइनस है तो कोबाल्ट कितना 3 सल्फेट, या इससे ज्यादा प्रेफर किया जाता है ये पेंटा एमीन नाइट्राइटो ओ, नहीं समझ में आया, नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 सल्फेट, ज्यादा यही प्रेफर किया जाता। ठीक है, जो भी डोनर साइट है उसको बाद में लिखा। अगर यहीं पर NO2 रहता तो क्या करते हैं, अगर NO2 रहता तो यहां पर हम या तो नाइट्रो लिखते सिर्फ, या नाइट्राइटो N लिखते। तो एम्बिडेंटेट वाले में आप सबका ऑलरेडी लिगेंड का प्रेजेंट करने का तरीका पहले से ही पढ़ चुके हैं कि कैसे प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अगला मान लीजिए अगर हमने लिखा C6H6 होल टू Cr, देखिए डाइक्रोमियम बेंजीन, डाइबेंजीन क्रोमियम, गलत, पाई लिगेंड है, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, बेस से शुरू होगा, बेस eta 6 बेंजीन, क्रोमियम 0 ना, लेकिन आप देखिएगा ना तो इसका अक्सर नाम ये भी मार्केट में खूब चलता है, कौन सा, डाइबेंजीन क्रोमियम, ये नाम भी खूब चलता है मार्केट में, लेकिन हम लोग किसको एक्सेप्ट करें, पाई लिगेंड के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, बेस ट्रेस यूज करते हैं ज्यादा को। क्लियर हो गया, और कोई एग्जांपल लग रहा है बुक में, देखिए जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं, हाँ लाइयो पेरोक्साइड वाला, जो एक पेरोक्साइड वाला एग्जांपल आप लोग पूछ रहे थे वो हम डिस्कस कर दे। कब पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड कब क्या लेना, लाइयो आप एक बार बताया था ब्रैकेट में रहे तो ऑक्साइड लेना है, ऐसा कुछ वो वाला नंबर क्या था आपका जी, K2 Cr NH3 Cn होल 2 O होल 2 O2। ठीक है, आपको जो हमने 4 ऑप्शन दिया है, ऐसे वाले सिचुएशन में ऑप्शन बड़ा मैटर करेगा। क्लियर हुआ, जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें देखिए एक ऑप्शन दिया हमने डाइऑक्सीडो, ध्यान दे रहे हैं, एक ऑप्शन दिया हमने पेरोक्सो ऑक्सीडो, पेरोक्सो ऑक्सीडो, एक ऑप्शन दिया, और इसमें क्रोमियम का 6+ दिया है, इसमें भी क्रोमियम का 6+ दिया है। तीसरा जो ऑप्शन हमने दिया है वो दिया है पेरोक्सो ऑक्सो,
और इसमें भी क्रोमियम का कितना दिया है 6, और चौथा हमने दिया है डाई पेरोक्सो ऑक्सीडो, और कितना है इसमें 4। क्या यही ना है? किस ऑप्शन में दिए हैं हम? नहीं, डाई पेरोक्सो डाईऑक्सीडो, अच्छा 2 बार डाई है, यही ना छोटू? देखो सबसे पहला पॉइंट, O2 का नेचर बड़ा वेरी करता है, क्योंकि O जब आए तो O का कंफ्यूजन ये है, ये O2 भी हो सकता है न्यूट्रल, ये O2 माइनस भी हो सकता है, ये O2 डबल माइनस भी हो सकता है। चलो O2 प्लस इग्नोर करके चलते हैं, ये क्या हो सकता है? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्सीडो, और ये क्या हो सकता है? ऊपर वाले को क्या लिखेंगे सर, ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन? किसको? डाइऑक्सीजन, हाँ डाइऑक्सीजन। अच्छा रुको, अब इन सब के ऊपर सबसे बड़ी समस्या है, एक ये भी हो सकता है O डबल माइनस ऑक्साइड। तो सबसे इजी इसी को पहचानना है, ये जब भी होगा तो ऐसे होगा O होल एक्स। क्लियर हो गया? तो अभी के क्वेश्चन में एक बात तो साफ जाहिर है कि ये वाला जो है पार्ट वो कौन सा है? साइड है, तो यहां से 4 माइनस आ गया, 4 माइनस आया। अब ये 2 माइनस है बेटा, 6 माइनस हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से तोड़ना होगा, मिनिमम तो 6 माइनस है। तो अब ये जो होगा, सोचो अगर वो माइनस में और जाएगा, ठीक से देखो K2 है, तो हमारा K2 है, अब क्रोमियम कितना है यहाँ पे 6। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करो, अगर इसको चेक करो क्रोमियम 6, तो इस पर चेक करो ध्यान से, ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे मुश्किल क्वेश्चन नोमेनक्लेचर में इसी टाइप का आपसे आ सकता है। तो कहां से अप्रोच करेंगे? +6। अगला अप्रोच करेंगे -4 फिक्स हो गया, अब -2 फिक्स हो गया, +2 फिक्स हो गया, प्लस CR, बाकी तो सब 0। अब यहां पर व्हाट है, सब जोड़ के +6 ना। तो जरा चेक करें अब क्या समीकरण हमारा बैठ पा रहा है? 2 कैंसल, तो कहां पे छोटे 0, कहां 0? इक्वल के बराबर, तो क्या क्रोमियम, वही तो चेक कर रहे हैं ना कि क्या क्रोमियम हमारा +6 आ रहा है? सारा कैंसल आउट होना चाहिए ना, ये वाट के साथ जोड़ करके सब कैंसल आउट होना चाहिए, तब ना +6 आना चाहिए क्रोमियम का। तो जरा देखिए, ये +2 -2 गया, अब ये वाट में हम क्या जोड़ेंगे कि +6 -2, तभी ना -2, तो -6, तो क्या आ जाएगा +6। समझ में आई चीजें? तो अब चेक कीजिए, -2 अगर होगा तो O2 पर 2 माइनस, तब इस केस में ये पेरोक्साइड होगा, तभी ये इक्वेशन सही हो पाएगा, CR बराबर +6। बोलो तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या नाम है? डाईऑक्सीडो, सिर्फ उतना ही है, डाईऑक्सीडो ही बस लिखा हुआ है उस ऑप्शन में। अच्छा हम वही तो बोले, कुछ छूट गया है, डाईऑक्सीडो पेरोक्सो, डाईऑक्सीडो पेरोक्सो। देखिए छोटू, थोड़ा सा यहाँ पे कम लिखा हुआ, डाईऑक्सीडो पेरोक्सो, यही है ना, और क्रोमेट 6 है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के लिए फिट बैठ रहा है। कितने लोग को आ गया समझ में? हाथ उठाओ, वेरी गुड। अब इसके पूरे नोमेनक्लेचर को एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं दूसरे जगह तो गलती तो नहीं है। तो देखिए पूरा पढ़ते हैं। शुरू किया है, कितना नंबर था दोस्त? 94। पोटेशियम एमीन, सही है, डायसैनो, सही है, डाईऑक्सीडो
4 माइनस लिया, और पेरोक्सो और स्फेयर पर नेगेटिव चार्ज, क्रोमेट 6। ये आंसर सही है। अब आ जाइए, बी वगैरह को भी चेक करना है। आइए फिर भी, कि छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए, गलती पकड़ना बिल्कुल जरूरी है कि कहां गलती किया गया। स्पेस को माफ कीजिए ना, बोले ना स्पेस माफ कीजिए, ठीक है। वो हमारे ऑपरेटर साहब भी तो स्पेस एक्स्ट्रा दे सकते हैं, उनको भी लंबा लिखते थे, समझ रहे हो ना? हाँ, प्रेशर आ गया होगा। हाँ, क्रोमियम अभी चेक कर लेते हैं ना, पहले बी का चेक करते हैं। अब बी में देखिए, हमने दिया है पेरोक्सो ऑक्सीडो। रुक जाइए, रुकिए ना। हाँ ठीक है, हाँ अल्फाबेट का भी आपने ध्यान दिया था, ये ओ था और ये पी था, इसलिए अल्फाबेट भी वहां सही आ रहा है। अब आइए इसमें, पेरोक्सो लिखा है और ऑक्सीडो, एक तो नोमेनक्लेचर वाइज भी गलत है और चार्ज वाइज भी गलत है, क्योंकि ये 2 माइनस हुआ, ये भी 2 माइनस हुआ, नहीं ये 2 माइनस हुआ, हाँ तो ये तो पूरा का पूरा गलत हो गया। ठीक है, बी। सी में आ जाइए, पेरोक्सो ऑक्सो, फिर ये नाम नेम के हिसाब से ही गलत है। अब आ जाइए, डायपेरोक्सो ऑक्सीडो। अगर 1 मिनट के लिए ऐसे सोचा जाए, डायपेरोक्सो मतलब -2 का होल 2 प्लस डाइऑक्सीडो -2 का होल 2, तो 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस प्लस 2 प्लस CR है नहीं, और साइनाइड का -2, तो कितना आ गया, जोड़ के प्लस, मामला बैठ गया सही क्या? कैसे? 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8 माइनस हुआ, नहीं बैठा, समझ में आ गया? इसलिए ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो ऐसे ही पकड़ा ही जाता है। जो नोमेनक्लेचर में दिया हुआ उससे चार्ज लिया हमने, तो यहां दिया हुआ क्या है, डायपेरोक्सो, तो एक पेरोक्सो पर 2 माइनस, तो डायपेरोक्सो 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस वही हो गया, 8 माइनस ये हुआ, ऊपर से साइनिडो का 2 माइनस, 10 माइनस 2 प्लस, तो 8 माइनस तो 8 प्लस होगा ना, यहाँ 4 प्लस दिया होगा। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सेट किया हुआ है ना, समझ रहे हैं ना? अब अभी मेरा जितना दिमाग काम कर रहा है, अब असाइनमेंट को चेंज करना पड़े तो हम तुरंत क्या कर ले, एक ऑप्शन को फिर से ऐसा ही लगा दें सेम, हाँ ऐसा ही सेम लगा दें, वहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर चेंज कर दें, 6 को 4 कर दें, इसलिए वो चेक करना जरूरी। चलिए हो गया, और नोमेनक्लेचर में कोई परेशानी बची नहीं। देखिए वो म्यू वाला आपको दिख गया ना, डायम्यू वाला, वो उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा? 5, पेज नंबर 5, 5 स्ट्रेट 5 पे तो थियरी दिए बेटा, इसमें बोलो कौन सा? हाँ बोलो कौन सा? बी का लास्ट, ठीक है। पोटासियम, पोटेशियम एमीन डाइसाइनिडो, सही है, डाइऑक्सीडो पेरोक्सीडो क्रोमियम 6, अभी वाला ही है ना? पर ब्रैकेट नहीं दिया है। कहाँ पे? O2 ऑक्सीडो में O2 लिख दिया है। हाँ तो O2 लिख, तो O2 लिखे है ना छोटू, नहीं हमको लगा उससे डाइऑक्सीजन नाम है। ना 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 ना, डाइऑक्सीजन होगा तो फिर O2 का ब्रैकेट होगा, मॉलिक्यूलर कोई भी फॉर्म करने के लिए O2 का ब्रैकेट करना पड़ेगा उसको, इनमें से किसी भी फॉर्म के लिए उसको क्या लिखना पड़ेगा, कितनी दूर के लिए, एकदम मस्ट है, उसको लिखना पड़ेगा O2 का ब्रैकेट, ये एकदम मस्ट है। और इसको लिखने के लिए O की संख्या, देख रहे हैं O2 हम नहीं लिखे, O पर लिखना पड़ेगा X, या OX बोल ले, और वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, O2 का होल X। इनमें से किसी भी फॉर्म को दिखाने के लिए पहले O2 ब्रैकेट में लेना होगा,
और ऑक्साइड को दिखाने के लिए O2 को ब्रैकेट में नहीं लेना, O या तो O को ब्रैकेट में ले या O को नहीं ले। हो गया? हाँ, तो आप लोग जितना बोले तो उससे ज्यादा ही कर दिया। अब तो आप किसी भी एग्जाम्पल को लेके सबसे पहला काम करें कि इसी में जो ढेर सारा है, देखिए देखिए देखिए, आप सी के लास्ट वाले को देखिए, हमने एकदम क्लियर कट लिखा, देख लिए, बेंजीन वाला हमने क्या लिखा है, बेस वाला, समझ गए ना। तो हमने बोला कि वो लोग चलते हैं लेकर के उसमें डायबेंजीन क्रोमियम भी बोल देते, लेकिन वो सही नहीं है, उसमें आपको प्रॉपरली क्या यूज करना चाहिए, 20 वाला यूज करना चाहिए। 90 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें जितना नोमेनक्लेचर है ना ए बी सी डी में 20-25 यहाँ पे है, और फिर नोमेनक्लेचर वाले में क्वेश्चन में भी जाएंगे तो ढेर सारा है। अच्छा आप देखें एफ में कॉम्प्लेक्स एसिड वाला, समझ में आ गया, हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनिक 4 एसिड। हाँ, बाहर जो पानी लगा रहता है वाटर, उसका पैटर्न देखें ई में, बाहर जो पानी लगा रहता है, जैसे हमने लिखा CrH2O होल 3 होल 4 Cl2 और बाहर लिखा Cl.2H2। तो बाहर वाला जो वाटर है उसको लिखने के लिए देखो हमने क्या किया, जितना वाटर है बाहर डैश वाटर, सब लिखने के बाद जितना बाहर वाटर है उतना वाटर की संख्या डैश वाटर। हो गया, कहानी समाप्त। सर ये कलर चेंज इसलिए हुआ कि लिगैंड दूर हो गया तो रिपल्शन वगैरह में अंतर होता है छोटू, जॉन टेलर इफेक्ट यही चीज तो कहता है। हाँ, कि अगर आप जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स होता है ना, जैसे तो उसमें जो एक्सियल पर ऊपर दो नीचे लिगेंड होता है वो अपने आप को एडजस्ट करता है, जैसे कि थियोरेटिकली 6 लिगेंड एक इधर आ जाता है, एक ऊपर चला जाता है। नहीं लेकिन प्रैक्टिकली जैसे 6 लिगेंड की का बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि ऑल 6 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन वो डिपेंड इस पर भी करता है कि वो सेम होगा कि नहीं, कि आपके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ऑर्बिटल का। अगर वो सिमेट्रिक है पूरा तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, जैसे मान लो D5 आया वीक लिगेंड फील्ड इफेक्ट, तो सिमेट्रिक है, फोर्स सब पर सिमेट्रिक लगेगा, तो उस केस में सारा बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगा, किसी भी तरीके का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सिमेट्रिक नहीं है, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी वो भी सिमेट्रिक नहीं होगा, और D7 वीक फील्ड में भी वो भी सिमेट्रिक नहीं होगा, समझ रहे ना। तो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो उस केस में फोर्स सब पर बराबर नहीं लगता, मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन सब पर बराबर नहीं होता। उस केस में क्या होता है कि मतलब अपनी कॉम्प्लेक्स अपने एनर्जी को लो करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ का इलोंगेशन करता है। कैसे आप देखें कि टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बना था ना बीच में, तो वो एनर्जी लो किया था ना वहां पे, तो वो अपना बॉन्ड लेंथ इलोंगेट करता, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी करता, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल टाइम वो इलोंगेट करता। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जैसे ही चेंज होगा बॉन्ड लेंथ, लिगेंड का डिस्टेंस चेंज होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज होगा, और स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज होगा तो कलर। इसीलिए ऐसा होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये चीजें होती है कि लिगेंड वही लेकिन पोजीशन चेंज करेगा, तो पोजीशन चेंज करेगा तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकता है, वहां पर डिस्टॉर्शन आ सकता है कॉम्प्लेक्स में, तो स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो सकती है, तो उस केस में कलर चेंज हो सकता है। तो जॉन टेलर इफेक्ट का सिंपल, जॉन टेलर इफेक्ट नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछ दे रहा है जेई में, लास्ट ईयर भी पूछा, 23 में भी, लास्ट ईयर तो हाइट पूछ दिया था, उससे पिछला साल जो पूछा हुआ है 19 का जो क्वेश्चन है जेई मेन का, वो ये पूछा है कि इनमें से किस कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर इफेक्ट शो करेगा। तो जॉन टेलर इफेक्ट शो करता है कब, जब कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक नहीं हो, ठीक है। जैसे D1 सिमेट्रिक नहीं है तो शो करेगा, D2 D1 छोड़ के बात करो, D2 करेगा, D3 नहीं करेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, D4 दोनों में करेगा, D3 सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक होना चाहिए कहीं भी हो, नीचे ऊपर। D4 वीक लिगेंड फील्ड इफेक्ट होगा तब भी सिमेट्रिक नहीं है, ऊपर एक ही ना बचा दोनों में से,
तभी सिमेट्रिक नहीं है, SLFE में भी सिमेट्रिक नहीं है, तो D4 करेगा क्या, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। उसमें भी सबसे खतरनाक कौन करेगा, उसका SLFE, समझ रहे ना। WLFE में कम से कम नीचे सिमेट्रिक है, SLFE में उसका एक ही लेवल पर और बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये है कि कौन जॉन टेलर इफेक्ट शो करेगा, और एक क्वेश्चन है कि कौन स्ट्रॉन्ग शो करेगा, समझ रहे हो। कुछ पढ़ाएंगे नहीं इसमें, इफेक्ट समझ में आ गया ना जो बोले रफली। मतलब वो एक डिस्टॉर्शन का इफेक्ट है कि जैसे आप अपना कोई सिमेट्रिक फॉर्म होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आप क्या करते हैं, अपने स्टेट को, आपका जो एग्जिस्टिंग स्टेट होता है, आया नहीं रे, गलत बात है बेटा जानी। जिसके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। हाँ, प्लांट्स वही है घर पे ही। बाहर से कैसे नहीं दिखता, 100 से ज्यादा प्लांट्स दिखता है रोड से। हाँ, विजिबिलिटी इधर से फ्रंट से कम है थोड़ा। हाँ, चलो देखो, देख लो पहले ये पॉइंट देख लो, ये हम यहाँ पे क्लियर लिख दे रहे हैं। रुको, इसको अभी देखना कुछ नहीं है, जो पहले समझा रहे हैं उसको पहले समझना जरूरी। पहले ये इफेक्ट क्या हुआ आपको ये समझ में आया। सिंपल क्या बोले कि जैसे अगर ऑक्टाहेड्रल आपके पास कॉम्प्लेक्स है, तो थियोरेटिकली आपके 6 बॉन्ड लेंथ क्या होने हैं, सेम होने हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्योंकि डी ऑर्बिटल का जो लोब है कहीं ना कहीं उसी के अगल बगल में कौन अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है। वहां अट्रैक्शन भी है वहां पर, और वहां पर रिपल्सन भी। तो अगर सारे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये रिपल्सिव फोर्सेज सिमेट्रिक हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्सेज सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं होगा। बड़ा सिंपल है, क्योंकि CFT में अभी तक आप जितनी चीजें पढ़े हैं, आप गौर करें, उसमें आप एकदम बिना इलेक्ट्रॉन के मान लिए रिपल्सन सिमेट्रिक ले लिए हैं आप हर जगह। आप अभी तक तो ये डिस्कस नहीं किया ना एक भी एग्जांपल कि अगर सर ये तो आपने किया कि पांचों डी ऑर्बिटल को रिपेल करेगा, आपने ये कहां सोचा कि डी ऑर्बिटल बिना इलेक्ट्रॉन के काम क्या है उसका, डी ऑर्बिटल बिना इलेक्ट्रॉन के काम क्या है वहां। और उसी इलेक्ट्रॉन के कारण अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है इसीलिए रिपल्सन हो रहा है, और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है इसीलिए अट्रैक्शन भी हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्यों? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसी इलेक्ट्रॉन के कारण तो पॉजिटिव चार्ज है मेटल पर। कितना इलेक्ट्रॉन है वही तो डिसाइड करेगा कि कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही अट्रैक्शन भी है और इलेक्ट्रॉन के कारण ही रिपल्सन भी। तो आपने जो अभी तक थ्योरी लिया उस थ्योरी में क्या पॉइंट था, किस बेसिस पे लिया, सबका एकदम बराबर, इलेक्ट्रॉन तो कंसीडर ही नहीं किए कभी। लेकिन जरा सोचिए अगर एक D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो पांचों डी ऑर्बिटल में जो T2Z EZ लेवल है सब में सब भरा हुआ सिमेट्रिक है। इसका मतलब उस केस में वही CFT लगेगा जो CFT पढ़े। हाँ, मतलब जो CFT पढ़े वो उसी के लिए पढ़े। किसके लिए? D10 के लिए। SLFE की WLFE जो ले ले, स्पिन फ्री जो पढ़े सब पढ़े किसके लिए?
D8 के लिए। किसके लिए पढ़े? D8 के लिए। जो पढ़े सब किसके लिए पढ़े? WLFE के D5 के लिए, WLFE के D5 के लिए। समझ रहे हो ना? सर D8 में नीचे तो तीनों दो इलेक्ट्रॉन है, ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिमेट्रिक है ना दोनों। मतलब एक एक भी और इधर हाँ, लेवल सिमेट्रिक होना, लेवल सिमेट्रिक होना, या तो नीचे या ऊपर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर, क्योंकि उसकी एनर्जी हाई है, और ऊपर वाले दो ऑर्बिटल एक्सियल, इसीलिए ज्यादा सिमेट्री कहां पे जरूरी है? ऊपर। किस बात के लिए? किस बात के लिए ऊपर सिमेट्री जरूरी है ज्यादा? पूरा स्ट्रक्चर रेगुलर होने के लिए, पूरा स्ट्रक्चर रेगुलर होने के लिए, 6 पोजीशन इक्विवेलेंट होने के लिए क्या जरूरी है? कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक हो। ज्यादा सिमेट्रिक कहां कहां एकदम जरूरी है? क्यों ऊपर वाले की बात कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाले दोनों एक्सियल ऑर्बिटल है, उसके सामने में एकदम लोल के सामने में लिगैंड पहुंच रहा है। समझ रहे ना? इसीलिए वहां पर ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए आपका कॉन्फ़िगरेशन अगर ऊपर सिमेट्रिक नहीं है, D9 है, तो D9 में ऊपर क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन? एक में 2, एक में 1, तो क्या होगा? कभी dx² - y² में 2 रहेगा तो dz² में 1 रहेगा, और कभी dz² में 1 रहेगा तो dx, तो चेंज होगा ना इस ऑर्बिटल का। और हर ऑर्बिटल का अपना शेप है, dz² का अपना शेप है। तो हमने क्या बोला कि अगर कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक नहीं है, अगर नहीं है तो क्या? सब वही चीजें जो आप पढ़ के आए। लेकिन अगर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स में सारे पोजीशन पर, पर्टिकुलरली इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन, तब एक तरीके का नहीं रहेगा। इक्वेटोरियल और एक्सियल एक तरीके का नहीं रहेगा। एक्सियल पर 2 ही लिगेंड है, एक्सियल पर 2 ही लिगेंड है ना, और ऑर्बिटल भी उसका 2 ही है। ऊपर वाला लेवल इजी लेवल कौन कौन? dx² - y²। और तो अगर ऊपर का लेवल सिमेट्रिक नहीं रहा तो ये डिस्टॉर्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा। वैसे किसी पे भी सिमेट्रिक नहीं रहा तो डिस्टॉर्शन आएगा, पहला क्लियर हो गया ना? लेकिन ऊपर पे अगर डिस्टॉर्शन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये डिस्टॉर्शन ज्यादा है। तो आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, क्या किस केस में जॉन टेलर इफेक्ट डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा? तो आप उसके लिए पहले क्या देखेंगे? सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक। असिमेट्रिक में भी क्या देखेंगे? ऊपर की नीचे? ऊपर वाला, क्योंकि वो एक्सियल ऑर्बिटल्स है। और हमने क्या बोला? बस कुछ नहीं, सिंपल है, मेटल और लिगेंड अपने आप को जब केस में, उस केस में वहां पर जब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है, कम है, तो अट्रैक्शन भी कम है। इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो अट्रैक्शन भी कम है, और जब अट्रैक्शन कम है रिपल्सन भी कम है। अट्रैक्शन भी जब कम है तो उस समय में क्या होता है? मेटल और लिगेंड का डिस्टेंस लंबा हो जाता है, इसीलिए इलोंगेशन होता है। यदि इलेक्ट्रॉन कम है किस सेट पर? ऊपर के सेट पर, तो उस केस में मेटल और लिगेंड का अट्रैक्शन भी ऊपर के लेवल पर कम है, और अट्रैक्शन अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? लंबा हो। तो इसीलिए एक्सियल वाला बॉन्ड छोटा रहता है और इक्वेटोरियल वाला लंबा होता है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा स्ट्रक्चर अचीव कर लेता है? टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कराया है हमने, बीच वाला फेज स्क्वायर प्लेनर बनने में। तो एक्चुअली वो बीच वाले फेज में जो आप क्या देखे कि लिगेंड को जब हमने दूर किया तो आपने क्या देखा? एनर्जी सारे डी ऑर्बिटल का रीअरेंज हुआ ना, यही जॉन टेलर इफेक्ट हुआ कि ज्योमेट्री चेंज होता है एनर्जी के अकॉर्डिंग, एनर्जी चेंज हो रहा है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, और ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए है। ऐसा आप करते हैं ना जी, आप हाथ ऐसे रख रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा स्ट्रेन फील होता है तो आप हाथ क्या करते हैं? फैला रहे हैं, तो अपना लेंथ इलोंगेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे आपको एक स्ट्रेन फ्री फील करते हैं, स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। तो पॉइंट कहां कहां पे आया? जॉन टेलर इफेक्ट काम करना कब शुरू करेगा? जब एसिमेट्री आए। उसमें भी ज्यादा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कब से होगा? जब ऊपर वाला। समझ गए? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पूछेगा और वीक इफेक्ट पूछेगा, तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ज्यादा कहां पे शो करेगा? ऊपर वाले पे, अगर सिमेट्री नहीं है तो। क्लियर हो गया? और कब बिल्कुल शो नहीं करेगा? जब सिमेट्री होगी, तब बिल्कुल भी जॉन टेलर इफेक्ट नहीं शो करेगा। अब यहां तक तो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो इस पे जो पूछा गया।
2023 नहीं 22, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट के लास्ट। अच्छा 23 तो ये वाला हो गया ना, 22 नहीं सही है। 22 वाले में एक क्वेश्चन पूछ दिया, हाइट क्या, क्वेश्चन का टाइप बदल दिया जेईई में। इनमें से कौन जॉन टेलर इफेक्ट ज्यादा शो करेगा डिस्टॉर्शन, और जो ऑप्शन था उसमें सारे में कॉन्फ़िगरेशन सेम था, जो 4 ऑप्शंस थे उसमें सारे में कॉन्फ़िगरेशन सेम। लिगेंड्स 2 में एक सेम था, और मेटल मेटल सेम। मेटल चारों में से लीजिए ना, सारे में कॉपर 2+ है। सब 2+ है। सी होगा या डी होगा? कैसे? सी होगा। जॉन टेलर इफेक्ट स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट? स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ये इलोंगेशन क्यों होता है? स्टेबलाइज करने के लिए, तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। इसीलिए जाहिर सी बात है, हमने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज्यादा इफेक्ट की वीक फील्ड में? स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब जितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा उतना जॉन टेलर इफेक्ट वहां ज्यादा शो हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड इफेक्ट पर उतरना पड़ेगा। बोलो। अब सी में भी देखें आप अच्छे से, तो सी और ये दोनों में क्या है, ये सिस ट्रांस है, स्टेबल कौन ज्यादा? तो जॉन टेलर इफेक्ट जो अपना है वो ये दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। आमतौर पे हम लोग इसको सिंपल एक ही तरीके से देखते हैं, डिपेंड्स ऑन डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक पॉइंट साथ में और क्या ऐड हो गया, विथ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के असिमेट्रिक, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे पर्टिकुलरली एट किस लेवल पर, इजी लेवल की 2TG लेवल, इजी लेवल पर हो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता। सेकंड हमने क्या बोला कि साथ में ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड मतलब लिगेंड which provides high splitting energy and greater stability to complex will show more GT distortion, वो ज्यादा GT distortion शो करेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको चीजें नहीं आएंगी। क्लियर हो गया? ये मतलब एक्सट्रीम लेवल हो गया। कहां से आ गया ये पेज? क्लियर हो गया? हाँ, जॉन टेलर इफेक्ट हमने क्या बोला, क्या सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में होता है कि मेनली? मेनली। टेट्राहेड्रल में भी होता है, मेनली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर में तो और होगा, उधर तो सारा ही उसी के वजह से होते होते वो बना ना, अब फिर उसमें चारों पोजीशन तो सेम हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आइए। अब जैसे यहां पर है जॉन टेलर इफेक्ट, आप इसमें जो चीजें नहीं देखिए, देखिए क्या क्या हमने लिखा। डब्ल्यू से हुआ वीक जॉन टेलर इफेक्ट। डब्ल्यू से हमने क्या लिखा? वीक। मतलब जॉन टेलर इफेक्ट वीक कब होगा और जॉन टेलर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कब होगा। ठीक है, ध्यान से। ब्लैंक जब भी दिया हमने तो जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो वीक कब होगा, जब T2G अनइवनली ऑक्यूपाइड होगा। यही अभी हमने बोला। पहली बात तो ये इफेक्ट आएगा ही तब जब अनइवनली डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब उसमें हमने बोला वीक और स्ट्रॉन्ग, तो वीक कब होगा, जब T2G पर अनइवनली ऑक्यूपाइड होगा, और स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब EG पर। यही बात अभी आपसे कह रहे थे। अब एक एक करके चेक कीजिए, अब इसको मत देखिए,
आप ये सब नहीं देखिए, आपको बोलना है स्ट्रेंथ। क्या बोलना है? यही हमारा क्वेश्चन। ये बना दिए तो जॉन टेलर इफेक्ट आपका इससे ऊपर हमारा कभी नहीं जाएगा। अब आएगा बराबर फ्रीक्वेंट आएगा, तो आप इसको नहीं देखिए, अब बिल्कुल नहीं। अब सोचिए D1 है अगर, तो D1 वीक होगा क्योंकि T2G पे। अब दोनों फील्ड को चेक करना, और किस फील्ड में वीक और किस फील्ड में स्ट्रांग ये भी बोलना आप। तो D1 बोलो वीक होगा, कोई भी फील्ड हो। D2 बोलो वीक होगा, और कहां नहीं होगा ये भी बोलना। क्लियर हो गया? D3 बोलो, D3 नहीं होगा, किसी भी फील्ड में नहीं होगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिमेट्रिक। अब आ जाओ, देखो वीक वीक और क्या लिखा? नहीं है, नो। क्लियर हो गया अच्छे से? अभी रुको ना, जो कर रहे हैं पहले इसको करो ना छोटो। क्लियर हो गया? अब आ जाओ D4। दोनों D4 में दोनों फील्ड का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। आराम से देखो, HS में D4 में कहा जाएगा? नीचे। HS में ऊपर जाएगा, और LS में नीचे। तो होगा दोनों में, लेकिन किस में स्ट्रांग होगा? ऊपर वाले में। आप देखिए गौर से, हाई स्पिन में स्ट्रांग है और उसके लो स्पिन में वीक। अब फिर ढक लीजिए, उधर नहीं देखना। फिर 5 में आइए, 5 में किस में नहीं होगा? कि किसी में नहीं होगा, वीक में नहीं होगा, लेकिन स्ट्रांग में होगा। रुको, स्ट्रांग में जो होगा वो वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? वीक होगा, क्योंकि नीचे आनी वैन होगा। तब चेक करो, 5 के HS में नहीं है और LS में वीक है। याद होते गया? चलो आ जाओ 6 में। 6 के SLFE में बोलो, LS में नहीं होगा क्योंकि नीचे 2 2 4 2 6 सिमेट्रिक हो गया। अब HS में आ जाओ, 3 2 5 1 6। स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? वीक होगा। क्यों? क्योंकि नीचे अनसिमेट्रिक है, ऊपर तो सिमेट्रिक है ना। 3 2 5 1 6। हाँ, WLFE। SLFE में तो होगा ही नहीं। क्लियर है? अब चेक करो 6 के HS में क्या आ गया? अब यही ना बोला, क्योंकि नीचे अनिवेन था, और LS में तो हुआ ही नहीं। अब 7 में आ जाओ आराम से। 7 के पहले आ जाओ HS में। HS में 3 2 5 6 7 वीक होगा लेकिन वीक होगा। HS में वीक होगा। LS में आ जाओ, बहुत हाई होगा, हाई हो जाएगा। तो आ जाइए 7 में, HS में वीक और LS में। अब आ जाइए D8 में, स्पिन फ्री होता है? नहीं होगा। D8 में चेक कीजिए, नहीं है। अब D9 में आ जाइए, सबसे खतरनाक, ऊपर अनइवन है, इसीलिए क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग वाला हो जाएगा। और 10 में फिर नहीं होगा। क्या याद होगी? 9 तीनों स्पिन फ्री था, लेकिन ये स्पिन फ्री से नहीं होता ना, ये सिमेट्रिक और असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से ये इफेक्ट क्रिएट होता। 8 वाले में सिमेट्री है ना रे, 6 और 2 8, तो ऊपर सिमेट्री है ना। समझ गए? तो इससे ज्यादा जॉन टेलर इफेक्ट से क्वेश्चन आपको नहीं होगा। जॉन टेलर इफेक्ट एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। अब इसको रटोगे तो पगला जाओ और कंफ्यूजन में गलत भी कर लो। इसलिए जब भी इसका कोई क्वेश्चन दिखे तो आराम से इसको सॉल्व कर। बेटा ये पूछ के देखो अच्छे लोग से, तब समझ में आएगा इजी है। कभी किसी से बात करके देखो लोग रटे हुए रहता है जॉन टेलर इफेक्ट में। क्या कि जॉन टेलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन D9 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CuH2O6++। D9 सीरियम कॉन्फ़िगरेशन तभी तो देख रहे हैं ढेर बैच में, 12th के बैचेस सबको देख रहे हैं। पूरा सिलेबस उसका समाप्त है। कुछ लोग 12th वाला कुछ बैचेस देख रहे हैं। 11 12 2 साल जैसे आप लोग पढ़े हैं, तो वो लोग भी पढ़ा लगभग 8 महीने बॉन्डिंग, 4 महीने कोऑर्डिनेशन, 1.5 2 महीने मेटलर्जी,
तो मेजर ये 3 चैप्टर, और पी ब्लॉक नहीं हुआ भी नहीं। तो हम गए क्लास लेने, तो हम अच्छे बच्चों का बैच था, तो हम बोले कि सिलेबस तुम लोगों का कहाँ? तो बोला सर सब समाप्त हो गया, सिर्फ पी ब्लॉक छोड़ा सा बचा। और बैच को समाप्त होना था 10-15 दिन में, अच्छे बच्चों का बैच मिला था, बैच को समाप्त होना था 10-15 दिनों में। हम बोले अच्छा सिर्फ पी ब्लॉक बचा हुआ? हाँ सर सिर्फ पी ब्लॉक बचा हुआ। तो अब उसके बाद फिर बॉन्डिंग का देखे नोट्स, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ था, बढ़िया, लेकिन अति वास्ट पढ़ाया हुआ था। अति वास्ट का मतलब जिस चीज़ को कोई जरूरी नहीं है, वो हम लोग क्या पढ़े थे, B2H6 पढ़े थे। तो B2H6 में हम आपको सिर्फ B2H6 पढ़ाए, अब बहुत से बहुत थोड़ा सा क्या बोले मिथाइलेशन हो जाए, तो कहाँ पे होगा? तो ब्रिज पे नहीं होगा, टर्मिनल पे, इससे ज्यादा नहीं बोले। बाकी हम समय को बचा के उसको इस्तेमाल कहाँ किए? B2H6 के क्लीवेज पर, अलग अलग तरीके के लुईस बेस से रिएक्शंस पर, वो उसका कम से कम 50 डेरिवेटिव एग्जाम्पल किया हुआ है। उसमें बेंजाइल ग्रुप लगाया हुआ है, मिथाइल लगाया, टर्मिनल पे इथाइल, क्या 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 कर रहा है। कॉपी नहीं है तो नहीं अच्छा लगेगा अनडाउटेबली, बहुत कोई तुक थोड़ी है। अब ब्लॉक आप पढ़ते नहीं, तो फिर उन लोगों से सब चीज हो गया, तो फिर हम बोले अच्छा सब छोड़ दो, सीरियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो पहले एक सुर में पूरा बैच पूछता सर एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक नंबर बता दिए। तो उसके बाद फिर सब पूछता सर 6s के बाद क्या आएगा, नहीं जेनॉन के बाद क्या आएगा सर। इन सब को इतना डेप्थ में पढ़ा है। है? ये सब तो हम लोग जब बच्चे थे तो उसी समय में सीख के समाप्त कर लिए। उन लोगों को ये नहीं पता आ रहा है अभी कि 6s के बाद क्या लिखेंगे। क्यों डेप्थ में पढ़ा है? बेस एनर्जी बेस क्यों पढ़ा है? तो हम तो सिलेबस के हिसाब, सिलेबस से बाहर कब पढ़ाए हैं? सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ा, कोई चीज दिखाइए, बताइए। डेप्थ पढ़ा दिए। डेप्थ का मतलब क्या होता है? सिलेबस का डेप्थ, हाँ सिलेबस का डेप्थ, डेप्थ का मतलब सिलेबस का डेप्थ होता है। आप लोग को कुछ बाहर पढ़ाए हैं क्या? कॉपी वॉपी लाइए। कुछ ऐसा चीज जो लग रहा हो कि हम बाहर पढ़ाए हो? नहीं बाहर भी कोई काम वाले कम तो बेटा होना ही होना है। एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉपी ले आइए। समाप्त ही नहीं हो सकता, आप कितना भी पढ़ते जाए, ये असंभव है। लाइन का कितने लाइन को आप पढ़ लेंगे भाई? हम तो खुद खोल के बोलते हैं क्लियर क्लियर कि हम 50% से ज्यादा कहाँ पढ़ाते हैं। सही बात भी है। इसीलिए तो बोले कॉपी लाई, बच्चे देखेंगे सब। एक एक चीज, चाहे आपको किसी एलिमेंट का हम शुरुआत के दिनों में हाफ लाइफ पीरियड किए हो, वो तक एग्जाम्पल आपके बुक से लिया गया। उलूल जुलूल कोई चीज, चाहे कोई एलोट्रॉपिज्म पढ़ाए हो, हाँ जो कभी कुछ ऐसा अगर बाहर की चीजें हमने डिस्कस करी हैं तो आपको हम बोले हैं कि ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि सिलेबस की चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आए। अरे हम तो तुमको जेड इफेक्टिव तक निकालना नहीं सिखाए, याद है? बोले मजा बहुत आएगा, लेकिन काम की चीजें नहीं है तो मत सीखो। जेड इफेक्टिव तक निकालना आपको नहीं सिखाया। जो बाहर की चीजें हम खुद बचते हैं। हाँ बाकी पी ब्लॉक इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब रहता है। इफेक्ट को सीख गए अच्छे से ना, ये भी सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चंस आने लगते हैं, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन समझ गए अच्छे से। कोई एक बार निकालो ना, जल्दी नीट का सर्च मारो तो कोई नीट 2016 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर निकालो, उसमें जॉन टेलर इफेक्ट का है। मेटल नीचे का करने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा, ऑब्वियस बात। मिला किसी को कुछ? मिला? स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ, हाँ एक ये क्वेश्चन है, लेकिन ये हाँ नीट फेज 2 का, हाँ यही क्वेश्चन है। जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ, रुक जाओ मेरे फोन में भी आ गया, देख लो क्वेश्चन ये। GT इफेक्ट इज
not observed in high spin complex of A D7 B D8 C D4 और D D9। बाकी सब में होगा। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से बोल दो। हाई स्पिन दिए, इसमें कैसा आएगा, वीक या स्ट्रॉन्ग? पक्का बोलो। इसमें एक जेईई मेन का और क्वेश्चन है, मिलेगा तब ना। 19 जेईई मेन 2019 का एक क्वेश्चन और है जॉन टेलर इफेक्ट का। एग्जैक्ट 19 ही है, याद है हमको। अच्छा ठीक है, चलो अभी कुछ भी आएगा तो वो बन जाएगा अभी इजीली, नहीं बनने का कोई कोई सवाल ही नहीं। मिल गया। वो नीट का था रे, 16। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो जेटी डिस्टॉर्शन? देखो, ए CrH2O होल 6 3+, बी MnH2O होल 6 2+, सी COH2O होल 6 3+, और डी CuH2O अच्छे होल 6 2+। क्या होगा? डी ना, D9 से पकड़ लिया। देखो, लेकिन एक पॉइंट देखो, अगर यहां पे मान लो कि एक ऑप्शन हम ई ये तैयार कर देते हैं, COH2O होल 6 COF6 3-, होगा कि नहीं? तब आंसर क्या क्या होगा इस केस में? तब आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, डी और ई दोनों हो जाएगा। हाँ, मान लो एक लगाना होगा तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ले लोगे तब। नहीं, वैसे आंसर में हम ये क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा ऐड किए ना, क्योंकि यहाँ D6 वाला था, फिर भी ये क्यों नहीं हुआ? SLFE के कारण। ये SLFE के कारण नहीं हुआ छोटू, ये डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P है ना। ए नंबर तो सिमेट्रिक है ना, तो वो तो नहीं शो करेगा, ये तो करेगा ही नहीं। BD5 वो भी नहीं करेगा, और ये SLFE के कारण नहीं किया। अगर ये WLFE का ऑप्शन हम क्रिएट कर देते तब तो वो भी करेगा, और तब मोर देन वन एक ऑप्शन या कोड में हम बना सकते थे, सेलेक्ट द कोड्स में। उस तरह के क्वेश्चंस तो आते हैं ना, मेन नीट दोनों में सेलेक्ट द कोड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्या सीख गए ना? अब इसके बाद क्या है, देखो, अब आप पूरा 100% मतलब आप तैयारी नहीं कभी कर सकते, क्योंकि क्या है ना कि अब देने वाले क्वेश्चन का दिमाग घूम रहा है, क्या कर देगा। जैसे अब क्या है ना, वो नीट 16 में एक क्वेश्चन और पूछा था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के साथ,
वो पूछा था लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। भाई सिलेबस में ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। वो ग्रेजुएशन वेशन के फाइनल ईयर में लोग जाके पढ़ते हैं, और जेई मेन वाला भी पूछ दिया था 19 के ही एक पेपर में। तो वो एक संजोग है, अब उतने बाहर में आप नहीं बार बार जा सकते, ज़्यादा जाएंगे तो फिर कितना करेंगे आप, अब पढ़ते पढ़ते एलएफटी में थोड़ी ना चले जाएं। इसलिए कभी कभार अब उतना लेके चलिए कि हाँ एक आध वैसा क्वेश्चन अगर आएगा टेस्ट वेस्ट में हम लोग डाल देंगे, या जेई मेंस का जब आप सारा चीज बनाएंगे ना तो उसमें ऑलरेडी एक आध क्वेश्चन वैसा आ जाएगा, तो उसको आंसर से ही लर्न कर लेना। समाप्त। कलर तो आप लोग खुद से ही कर लेंगे। हाँ वही ट्रांस इफेक्ट, उसी को बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट।